अच्छा, इसकी रिवीजन करें थोड़ी सी, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट की। क्वेश्चन नंबर 5, पेज 39। मिस्टर वसीम इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड स्टेड इन जर्मनी फॉर 110 days। ये पाकिस्तान का सिटीजन है और जर्मनी में रुका 110 दिन के लिए, बिफोर मूविंग टू जापान, जापान जाने से पहले। तो कितना स्टे हो गया जर्मनी में? 110 days बिफोर मूविंग टू जापान, वेयर ही स्टेड फॉर 90 days एंड स्टेड पाकिस्तान फॉर। अच्छा, और क्या है? सिटीजन है। और जर्मनी वालों ने इसको, ही बिकेम अ रेजिडेंट इंडिविजुअल ऑफ जर्मनी अंडर जर्मन लॉ। जर्मनी में ये क्या बन गया? रेजिडेंट। अब पहला सवाल, इज ही अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान? सॉरी, ही स्टेज फॉर लेस देन 183 days। यस, तो पहले क्राइटेरिया के मुताबिक रेजिडेंट नहीं बना। ही इज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान? यस। ही स्टेड इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 days? बोले नो। ही स्टेड इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 days? नो। अच्छा, अब he stayed in any other country for more than 182 days? No. Resident of any other country? Yes. किसका? तो फिर जर्मनी का रेजिडेंट बन गया, तो पाकिस्तान में इसको क्या बना दें? नॉन रेजिडेंट। देयरफॉर ही विल बी कंसीडर्ड एज अ नॉन रेजिडेंट। ये नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल समझा जाएगा। डन। ओके, तो लिख के क्या आएंगे? ही स्टेड इन पाकिस्तान फॉर 165 days, therefore as per first criteria he is non resident, but we will apply the second criteria as well. He is, as per second criteria, while applying second criteria, he will be considered as a citizen of Pakistan and he is not present in any of the country, any other country for 182 days or more. However, he is declared as resident of any other country, that is Germany, therefore he will be considered as, यही इसी तरह लिख के आएंगे ना। Therefore, he will be considered as a non-resident individual for Pakistan tax purposes. Clear? Okay. हमारे पास भी फोन है यार, हम जनरल पे लगा लेते हैं। चलो ये लो, फिर हमें जो कॉलें आनी है आपने तंग आ जाना है। अच्छा मोहतरम, पेज नंबर 40 पे आए, जरा कंपनी रिवाइज करें। कंपनी में क्या क्या आता है भाई? कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017। कंपनी लॉ आने से पहले कुछ लॉज थे, अगर उसमें कोई कंपनी बनी है तो वो भी हमारी नज़र में कंपनी है। मुदारबा में एक बंदा पैसे डालता है, दूसरा बंदा सर्विसेज देता है। पाकिस्तान के लॉ के तहत जो कंपनीज बनी हुई हैं उनको यहां फॉल करवाएंगे, और पाकिस्तान के लॉ के अलावा जो बाहर के लॉ में कंपनीज बनी हुई हैं उनको यहां फॉल करवाएंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंशियल सोसाइटी, अदर सोसाइटी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट, वो नीचे जाके अभी हम पढ़ते हैं उसकी डेफिनेशन। हर फॉरेन एओपी कंपनी है। हाथ खड़ा करके बताएं कौन सी फॉरेन एओपी कंपनी समझी जाएगी? ऐसी फॉरेन एओपी जिसको बोर्ड जबरदस्ती करार दे दे कि तुम कंपनी हो, वो कंपनी है, वरना फॉरेन एओपी ही समझी जाएगी। ओके, अब आ जाए ट्रस्ट की डेफिनेशन की तरफ जो कल हमने पढ़नी शुरू की थी। पेज नंबर 41। ट्रस्ट, व्हाट इज ट्रस्ट? ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट ये होता है कि चंद लोग अपना कैपिटल प्रोवाइड करते हैं और
कुछ लोगों पर ये एतमाद करते हैं। अब हमने क्या पढ़ा था? ट्रस्ट इज अ ऑब्लिगेशन अटैच टू द ओनरशिप ऑफ कैश, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। आगे क्या लिखा हुआ है? अराइज आउट ऑफ कॉन्फिडेंस गिवन टू, इन लोगों को कॉन्फिडेंस दिया, कर लोगे तुम, परेशान ना होना, कॉन्फिडेंस गिवन टू एंड एक्सेप्टेड, और इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। आगे क्या लिखा हुआ था? एक्सेप्टेड बाय द टेम्परेरी ओनर्स, टेम्परेरी ओनर्स ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। एंड इससे किसको बेनिफिट होगा? फॉर द बेनिफिट ऑफ रियल ओनर्स, फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, इसको वहां लिखा हुआ है फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, एंड ऑफ द अदर्स एंड टेम्परेरी ओनर्स एज वेल। यही पढ़ा था कल। वो कोई हाँ ना करते, इससे पता चले कल की क्लास ली हुई है। ओके, ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट एक जिम्मेदारी है जो कि अटैच होती है प्रॉपर्टी के ओनरशिप के साथ, और ये अराइज होती है एतमाद देने से और अगले के एक्सेप्ट करने से। आर्जी ओनर इस एतमाद को एक्सेप्ट करता है। इससे बेनिफिट होता है रियल ओनर्स को, जिनको कैपिटल प्रोवाइडर्स कहते हैं, या रियल ओनर्स और एक्सपर्ट्स को, और इसमें यूनिट ट्रस्ट भी शामिल है। यूनिट ट्रस्ट क्या चीज है ये जरा समझ लें। यूनिट ट्रस्ट एक बड़ी आसान सी चीज है। यूनिट ट्रस्ट ये चीज है कि जिस बंदे ने ज्यादा कैपिटल प्रोवाइड किया है उसको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। इसे 10 रुपए के 5 यूनिट्स मिल जाएंगे, इससे 10 रुपए के 4 यूनिट्स मिल जाएंगे, जैसे टिकट्स होती हैं, इसे शेयर्स की तरह, इसे 10 रुपए के 3 यूनिट्स मिल जाएंगे। तो मिस्टर ए कितने यूनिट अपने सर पे उठाए फिरेगा? 5। मिस्टर बी अपने सर पे कितने यूनिट उठाए फिरेगा? 4। और मिस्टर सी कितने यूनिट उठाए फिरेगा? 3। तो मिस्टर यूनिट 3 यूनिट उठाए फिरेगा, मिस्टर सी। तो इनको कहते हैं यूनिट्स। इनको जो हमने सरमाया दिया है, सरमाया कैपिटल प्रोवाइडर्स ने जो एक्सपर्ट्स को पैसे दिए हैं अपने, तो एक्सपर्ट्स इनको सबूत के तौर पे यूनिट्स देंगे ताकि ये याद रह सके कौन सा बंदा कितने पैसे लेके आया था। ये याद रह सके कौन सा बंदा कितने पैसे लेके आया। यूनिट ट्रस्ट मींस एनी ट्रस्ट, ये एक एतमाद है अंडर विच बेनिफिशियल इंटरेस्ट से मुराद इनकी मनी है, यानी पैसा, इन विच मनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, जिसमें मनी को किस में डिवाइड कर दिया जाता है? यूनिट्स में। मनी लिख लें, इन विच मनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, जिसमें मनी को यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इन विच मनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, मनी को जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है यूनिट्स के अंदर। और फिर आगे क्या होता है बताएं? हाँ, सो डेट द हक ऑफ द बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी से मुराद रियल ओनर्स, so that the haq of real owners to income or capital are determined by the number of units sold. More units, you will earn more profit. जितने यूनिट ज्यादा होंगे उतना आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा। पढ़ें जरा। यूनिट ट्रस्ट एक ऐसा एतमाद है, यूनिट ट्रस्ट एक ऐसा एतमाद है जिसमें पैसों को तकसीम कर दिया जाता है इनटू यूनिट्स, सो डेट द राइट्स ऑफ बेनिफिशरीज के राइट टू इनकम और आर डिटरमिन्ड इन अकॉर्डेंस विद द नंबर ऑफ
so that the right of बेनिफिशरीज के राइट, so that the rights of beneficiaries, जो रियल ओनर्स हैं उनके राइट्स टू इनकम और कैपिटल आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। ये उनके यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, इसके कितने ज्यादा यूनिट्स हैं। अच्छा जी, अब आ जाएं आज पेज नंबर 44 पे। टैक्सेबल इनकम। The taxable income of a person taxable income एक पर्सन की क्या होती है? shall be the total income। हमने कल क्या पढ़ा था? टैक्सेबल इनकम क्या होती है? टोटल इनकम। shall be the total income of the person as reduced by the total of any टोटल इनकम में से अगर डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस कर देंगे तो उसे कहेंगे टैक्सेबल इनकम। डिडक्टेबल अलाउंस हमारे मिसाल में अभी तक मैंने एक चीज बताई है जिसका नाम रखा है हमने ज़कात। द टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन शैल बी द टोटल इनकम, ब्रैकेट को छोड़ें, फॉर द ईयर रिड्यूस्ड बाय टोटल ऑफ एनी डिडक्टेबल अलाउंसेस ऑफ द पर्सन फॉर द ईयर। अच्छा जी, एक साहब है, उनकी सैलरी इनकम है 2,50,000 और उनकी बिजनेस इनकम है 1,50,000। अब जब हम इनका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इनकम फ्रॉम सैलरी बोले 250,000, इनकम फ्रॉम बिजनेस टोटल 4 लाख। अच्छा, इसको कहते हैं टोटल इनकम लेस डिडक्टेबल अलाउंस। ज़कात का क्या नाम है हमारे टॉपिक में? डिडक्टेबल अलाउंस। ज़कात का नाम है डिडक्टेबल अलाउंस। व्हाट इज ज़कात? what is the amount of zakat? For 70,000. It should not be below 0। ये मेरी टैक्सेबल इनकम निकल आई। टैक्सेबल इनकम 0 से कम। टैक्सेबल इनकम नेगेटिव में नहीं हो सकती, टैक्सेबल इनकम नेगेटिव में नहीं हो सकती। अच्छा, ये कैसे हुआ है कि उसकी टोटल इनकम 4 लाख है और ज़कात जो है वो उसकी टोटल इनकम 4 लाख है और ज़कात 4,70,000 है? ये कैसे हुआ है? एक्सेलेंट भाई, ज़कात इनकम पे नहीं लगती, ज़कात एसेट्स पे लगती है। हो सकता है उसके घर में गोल्ड या उसके पास कोई कैश इतना पड़ा हो कि उस पर ज़कात बनी हो, तो ज़कात ज़्यादा हो सकती है टोटल इनकम से, कोई मसला नहीं। इसमें ये परेशानी वाली बात नहीं है कि ज़कात क्यों इसकी ज़्यादा हो गई है, ज़कात हो सकती है ज़्यादा, खैर है। डन। अच्छा, अब एक सवाल अराइज होगा, सॉल्यूशन तो इसका हुआ है। मुझे ये बताएं कि इसका नाम हमने क्या रखा है, इस फिगर का नाम हमने क्या रखा है? टोटल इनकम। और ज़कात का नाम क्या रखा है? डिडक्टेबल। डिडक्टेबल का मतलब होता है माइनस होने के काबिल, डिडक्टेबल अलाउंस। टोटल इनकम में से जब डिडक्टेबल अलाउंस माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगी? टैक्सेबल इनकम कैन नेवर बी बिलो। टैक्सेबल इनकम 0 से कम नहीं हो सकती। तो इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी निकल आई? 0। कितना ज़कात माइनस नहीं हो सकी? कितनी ज़कात माइनस? दिस 70,000, दिस 70,000। इसका कुछ भी नहीं बनेगा। क्या मतलब? वो मैं आपको 2-3 ये लाइनें छोड़ के इधर अगले सफे पे आए। पहले जरा ज़कात के बारे में एक बात पढ़ें। एन अलाउंस, एन अलाउंस, एन अलाउंस से मुराद ज़कात। ज़कात का नाम हमने क्या रखा है? डिडक्टेबल अलाउंस।
an allowance, a zakat for a tax year that is not fully deducted shall never be refunded. आप ये तो नहीं कहेंगे गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट 70,000 मेरा नेगेटिव आ रहा है, अब तुम मुझे टैक्स दो, मुझे रिफंड दो, मुझे टैक्स दो। गवर्नमेंट आपको टैक्स तो नहीं देगी। shall never be, रिफंड नहीं मिलेगा, इसका वापस नहीं मिलेगी ये ज़कात, भाई ये दे दी। shall never be, shall not be carried forward to subsequent tax year का मतलब बताएं। shall not be carried forward to subsequent tax year, ये हमारा साल कौन सा है? 2000। shall never be carried forward to, जो 70,000 इस साल माइनस नहीं हो सका, क्या अगले साल माइनस हो सकेगा? यानी क्या मैं अगले साल पिछले साल की ज़कात माइनस कर सकता हूं? नो, अगले साल में पिछले साल की ज़कात माइनस नहीं कर सकता। अच्छा, क्या ये कैरी बैक हो सकता है? कैरी बैक, कैरी बैक भी करने की इजाजत नहीं है। तो मुझे बताएं, जो ज़कात 2019 में माइनस करनी थी, अगर वो 19 में माइनस ना हो सके तो क्या वो 20 में माइनस हो सकती है? क्या वो बैक पे जाके 18 में माइनस हो सकती है? क्या वो 19 में माइनस करके गवर्नमेंट से हम 70,000 पे टैक्स ले सकते हैं, रिफंड मांग सकते हैं? नो। तो पढ़ें, ज़कात, ज़कात फॉर अ टैक्स ईयर दैट इज नॉट फुली डिडक्टेड, जो पूरी माइनस, shall never be, shall never be refund, shall never be carried forward to अगला साल, and shall never be carried back to पिछला साल। समझ आ गई? आप पॉइंट 1 पढ़ें जी भाई। अच्छा, मुझे तो लिखा था ज्वाइन है। ओके, पॉइंट 1 पढ़ें। पॉइंट 1 पढ़ें। पॉइंट 1 में लिखा हुआ है, अ पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस फॉर ज़कात पेड बाय द पर्सन अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। लिखें। अस्सलाम वालेकुम। लीव हो रहे बार बार, वो क्यों लीव हो रहा है बार बार? हाँ, अब आप ज्वाइन कर लें, ज्वाइन करके उधर मैसेज कर लें। चलिए, वो नीचे मैसेजेस बच्चों के पढ़ते रहे, वहाँ से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। चलिए, मैसेज करके उनको बताते रहे। पॉइंट 1 बताएं जी। अ पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू फॉर ज़कात पेड बाय द पर्सन इन द ईयर अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। अच्छा भाई, हमारी ज़कात सिर्फ तब माइनस करने की इजाज़त होगी जब ज़कात किसके मुताबिक पे की जाए? ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक। इसका मतलब है कि अगर आप ज़कात किसी गरीब को, किसी रिलेटिव को, किसी को दे दें तो ज़कात माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस का मतलब है गवर्नमेंट के ख़जाने में आप ज़कात जमा करवाएं। जब आप गवर्नमेंट के ख़जाने में जब ज़कात जमा करवाएंगे तो गवर्नमेंट आपको उसकी रसीद देगी। जब गवर्नमेंट आपको उसकी रसीद देगी तो वो रसीद इस चीज़ का सबूत होगा आपने ज़कात पे कर दिया है। तो लिखें, गरीबों को या रिश्तेदारों को ज़कात दे देंगे तो माइनस करने की इजाज़त नहीं है, बल्कि सिर्फ उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक ही देनी पड़ेगी। गरीबों को या रिश्तेदारों को ज़कात दे देंगे तो माइनस करने की इजाज़त नहीं है, बल्कि सिर्फ ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक ही देनी पड़ेगी।
तो गरीबों को या रिलेटिव्स को ज़कात देंगे तो माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी। हाँ, अगर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवाएंगे तो ज़कात माइनस करने की इजाज़त होगी। A person shall be entitled to a deductible allowance. एक बंदे को ज़कात माइनस करने की इजाज़त होगी for ज़कात paid by the person in a tax year under the ज़कात एंड, अगर आप ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक ज़कात जमा करवाएंगे तो ज़कात माइनस करने की इजाज़त है, वरना ज़कात माइनस करने की इजाज़त नहीं है। ओके। और अगर ज़कात इस साल माइनस ना हो सकी तो ना रिफंड होगी, ना अगले साल माइनस होगी, ना पिछले साल माइनस होगी। सेक्शन 10 टोटल इनकम। अच्छा जी, टोटल इनकम। एक साहब कहते हैं मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाई है टॉयज बेच के 10 मिलियन। एग्रीकल्चरल इनकम कमाई है, एग्रीकल्चरल इनकम 2 मिलियन। और साथ मैंने कमाई है, क्या कहते हैं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। पढ़ा था ना कल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम कैपिटल गेन 3 मिलियन शेयर बेच के। तो आज एक बात सुन लें, एग्रीकल्चर इनकम हमारी माफ है। एग्रीकल्चर इनकम पर पाकिस्तान में टैक्स नहीं लगता। यानी आप आमों के बाग लगाएं, आप केले के बाग लगाएं, आप जो है वो अमरूद के बाग लगाएं, आप जाएं बाग लगाएं, अच्छा, तो ऐसी सूरत में आपकी इनकम माफ है। पढ़ें, इनकम फ्रॉम बिजनेस टॉयज की कितनी? 10 मिलियन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 3 मिलियन। और एग्री कल्चरल इनकम कितनी? 2 मिलियन। दिस इनकम इज एग्जाम टोटल ज़कात 0.2 मिलियन। अब आप इसमें से माइनस करें एग्रीकल्चर इनकम कितनी? 2 मिलियन। जवाब 13 मिलियन लेस ज़कात 0. जवाब 12.8 मिलियन। नोट करें। तो एग्जाम्प्ट इनकम इनकम में ऐड करनी है, लेकिन दोबारा लेस क्यों कर देनी है? क्योंकि वो माफ है। माफ का क्या मतलब होता है? इस पे टैक्स नहीं है। अच्छा, आज एक नई चीज हमने सीखी कि अगर कोई इनकम माफ है जिस पर टैक्स नहीं बनता तो क्या करना है? उसको टोटल इनकम में ऐड करना है, लेकिन
उसको बाद में माइनस कर देना, बिकॉज उस पर टैक्स नहीं बनता। डन? ओके। ये आपने रख दी है गाड़ी में। ये टोटल इनकम में देखें जी क्या लफ्ज लिखा हुआ है। द टोटल इनकम इज सम ऑफ पर्सन्स इनकम अंडर all heads of income, and person income exempt from tax under any provision of this ordinance. टोटल इनकम से क्या मुराद है? बोलें। टोटल इनकम इज सम ऑफ पर्सन्स इनकम अंडर ऑल हेड, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स। हेड्स ऑफ इनकम यही है ना, ये जो नीचे आ रहे हैं, सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स। एंड पर्सन्स इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, और एग्जेम्प्ट इनकम को भी टोटल इनकम में डालना है। वाई? ताकि पता चले टोटल इनकम है कितनी, लेकिन बाद में माफ किया माइनस क्यों कर देनी है? क्योंकि इस पे पाकिस्तान में टैक्स नहीं है। अच्छा, पहले पहले एग्जेम्प्ट इनकम माफ किया करेंगे या पहले ज़कात माइनस किया करेंगे? पहले एग्जेम्प्ट इनकम माफ किया माइनस किया करेंगे और फिर उसके बाद ज़कात माइनस करेंगे। तो टोटल इनकम में बोलें क्या आएगी? एग्जेम्प्ट इनकम आएगी, लेकिन बाद में उसको क्या कर दिया करेंगे? माइनस कर दिया करेंगे। तो टोटल इनकम में एग्जेम्प्ट इनकम भी आएगी। एग्जेम्प्ट इनकम की एक मिसाल एग्रीकल्चर। डन? चलो कोई नहीं, बाद में कर लेंगे, कर लेंगे। हेड्स ऑफ इनकम बताएं कितने हैं? फॉर इम्पोजिंग टैक्स एंड कैलकुलेटिंग टोटल इनकम, ऑल इनकम शैल बी क्लासिफाइड अंडर द सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। चलिए आगे। टैक्स लगाने के लिए इनकम्स को आप किस किस में डिवाइड कर देंगे? सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्स। अच्छा जी। द इनकम अंडर अ हेड ऑफ इनकम shall be the total chargeable amounts derived by the person as reduced by total of deductions. अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इसकी सेल है माइनस कॉस्ट ऑफ सेल माइनस सैलरीज। यानी हमारा कॉलेज या कारोबार कर रहा है तो उसमें तो कॉस्ट ऑफ सेल नहीं होगी। कोई बेकरी है वो कारोबार कर रही है तो सेल होगी। कॉस्ट ऑफ सेल से मुराद वो चीज़ें खरीदी कितने की, और सैलरी से मुराद मुलाजमीन को तनख्वाहें कितनी दी, और रेंट से मुराद बेकरी का किराया कितना आया। ठीक है, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस निकल आएगी आपकी। ये एक फिगर निकलेगी, मिसाल के तौर पे 70 मिलियन माइनस 20 माइनस 5 माइनस 5, जवाब क्या आ गया? 40 मिलियन। ये 40 मिलियन आपकी आ गई इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम कैपिटल गेन आ गई आपकी 10 मिलियन। टोटल इनकम कितनी होगी? 50 मिलियन। अच्छा, इसमें से क्या माइनस करेंगे? डिडक्टेबल अलाउंस। एग्रीकल्चर तो है ही नहीं ना सवाल में, अब हमारे वाले अब सवाल में ज़कात, ज़कात माइनस करेंगे। ज़कात आपने माइनस की 2 मिलियन, जवाब क्या आ गया? 48। आप बताएं इन दोनों में फ़र्क क्या है? इस 2 में और इनमें क्या फ़र्क है? ये जो तीनों हैं, तीनों ये तीनों, ये डिडक्शन है, ये डिडक्शन है, और ये 2 क्या है? डिडक्टेबल अलाउंस। नोट कर ले, डिडक्शन होता है किसी हेड में खर्चा माइनस करना, और डिडक्टेबल अलाउंस होता है टोटल में से ज़कात माइनस करना। जी जी, पूछो पूछो ना, फिर उनको आप अलग अलग कर दें।
क्या करना है भाई, आप बताएं मुझे। जो टोटल इनकम से ऊपर ऊपर माइनस हो गया उसका नाम क्या है? डिडक्शन। क्या होती है? खर्चे। क्या मतलब? किसी भी हेड को कमाने के लिए कोई ना कोई खर्चे करने पड़ेंगे। बिजनेस इनकम कमाने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी? कॉस्ट ऑफ सेल इनकर करनी पड़ेगी। मुझे हो सकता है रेंट देना पड़े, मुझे हो सकता है रिपेयर का खर्चा करना पड़े, मुझे सैलरीज देनी पड़े, मुझे और खर्चे करने पड़े। सैलरी के अंदर डिस्कस करेंगे, वो नहीं होंगे। हाँ, तो जो खर्चे बिजनेस में से या कैपिटल गेन में से माइनस हुआ करेंगे उनको क्या कहा करेंगे? मैं नोट करने देता हूं। जो बिजनेस में या कैपिटल गेन में माइनस हुआ करेंगे उनको क्या कहा करेंगे? डिडक्शन। और जो टोटल इनकम में से माइनस हुआ, ओहो वो कितने रह गया, साਡਾ ज़कात ही गायब होगी। और जो खर्चे टोटल इनकम में से माइनस हुआ करेंगे उनके क्या करेंगे? डिडक्टेबल अलाउंस। बिलाल से कहो व्हाट्सएप चेक कर लो। पढ़ें जी। वेयर, सॉरी पॉइंट 2 पढ़े ना पहले। The income under a head of income shall be the total chargeable amounts derived by the person under that head as reduced by total deduction। तो टोटल चार्जेबल अमाउंट से क्या मुराद हो गया? सेल। और डिडक्शन से क्या मुराद हो गया? खर्चे। तो सेल में से आपने क्या माइनस कर देनी है माय डियर कोच? वो हम बात करेंगे पॉइंट 3 में। अच्छा जी, जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर ऐसे हुआ कि आपने के खर्चे ज्यादा हो गए सेल से, तो क्या करेंगे? वेयर द डिडक्शन अलाउड टू अ पर्सन अंडर अ हेड एक्सीड द चार्जेबल अमाउंट। चार्जेबल अमाउंट से क्या मुराद है? जिस पे टैक्स देना है वो सेल। सेल माइनस खर्चे। फिर तो चार्जेबल अमाउंट, चार्जेबल से मुराद यहां सेल। ऊपर भी चार्जेबल से मुराद क्या लिखवाया है? सेल। द पर्सन शैल बी एज्यूम्ड एज सस्टेनिंग अ लॉस फॉर दैट हेड। तो समझ लिया जाएगा उस बंदे को क्या आ गया है? लॉस आ गया। मिसाल के तौर पे हम क्या निकाल रहे हैं? इनकम फ्रॉम बिजनेस। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल माइनस रेंट। सेल 100 रुपया, कॉस्ट ऑफ सेल 90 रुपए, रेंट 12 रुपए। तो बताएं जी, 2 रुपीज का क्या आ गया? लॉस। मैं नोट कर दूं? कर लिया आपने? क्या सैरी क्या की थी आज? 2 गिलास लस्सी? 2 गिलास लस्सी सीरियसली? अच्छा। और पराठे और बस लस्सी और पराठे? चलो मैं भी ट्राई करूंगा कल ये। घर वालों को बता दें। अस्सलाम वालेकुम। ये लोग कह रहे हैं आजकल ना लस्सी चल रही है शहरी में। आपने क्या किया था? चने भी चल रहे हैं। चने, हलीम, पराठा और दही, पराठा चने,
चने चने लाहौर से खत्म कर देने खा खा के चने। अच्छा चले, पॉइंट नंबर 3, जब कभी टोटल खर्चे एक बंदे को जो अलाउड हैं किसी हेड ऑफ इनकम में बढ़ जाएं सेल से, तो उस बंदे को हम समझ लेंगे क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। इस लॉस की ट्रीटमेंट कैसे करनी है वो चैप्टर 14 में देखेंगे। लॉस फॉर अ हेड ऑफ इनकम शैल बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद चैप्टर 14। चैप्टर 14 में हम देखेंगे, इस सिलेबस का सबसे आखिरी तकरीबन हमारा चैप्टर होता है। पॉइंट नंबर 5, अब रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की हमने डेफिनेशन में फर्क देखा था कि रेजिडेंट वो होता है जो 183 डेज या उससे ज्यादा रुके। तो ये तो हमारी डिस्कशन थी रेजिडेंट कौन होता है और नॉन रेजिडेंट कौन होता है। आज हम देखने लगे हैं कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के से फर्क क्या पड़ेगा। भाई एक बात याद रखिएगा, रेजिडेंट बंदा जो है वो मारा जाएगा और नॉन रेजिडेंट बंदा किसी हद तक बच जाएगा। हाँ, दूसरी जगह मारा जाए, अभी तो हम पाकिस्तान के लॉ की बात कर रहे हैं। एक बंदा रेजिडेंट है, जैसे मैं कहूं सर आसिफ रेजिडेंट है, तो वो पाकिस्तान में हो सकता है कॉलेज से इनकम फ्रॉम सैलरी कमा रहे हो पाकिस्तान से। अच्छा, सर आसिफ का ना जर्मनी में एक पेट्रोल पंप है। अब ये नहीं, हंसने वाली क्या बात। अच्छा नहीं, बस इसको अपने तक रखिएगा, अब ये ऑनलाइन रिकॉर्ड तो नहीं है, चलो खैर है। तो ये जर्मनी में सर आसिफ का पेट्रोल पंप है, तो जर्मनी में सर आसिफ कमा रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब सर आसिफ को दोनों पे टैक्स देना पड़ेगा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। जर्मनी में अगर देंगे तो उसका हम ट्रीटमेंट आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। जो बंदा रेजिडेंट बन गया, यानी उसका स्टे पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज्यादा हो गया, उसने अपने पाकिस्तान में कमाई गई इनकम्स पे भी टैक्स देने, और उसने अपनी बाहर के मुल्क में कमाई गई इनकम्स पे भी टैक्स देना है। तो बताएं जी, रेजिडेंट बंदे के साथ हम क्या सलूक करते हैं, उसकी पाकिस्तान वाली इनकम पे भी टैक्स मांगते हैं और उसकी बाहर के मुल्क वाली इनकम पे भी टैक्स मांगते हैं। लेकिन अगर बंदा एक क्या है, नॉन रेजिडेंट है, मिसाल के तौर पे श्रीलंका से मुरलीधरन, मुरली आजकल आजकल के प्लेयर का नाम था, तो हमें तो अपने जमाने का पता है, मुरलीधरन, राणा टुंगा, राणा टुंगा, टीम बंगाऊ ना मंग्यों, चलो मुरली कर लो, मुरली। मुरली आया 10 डेज के लिए पाकिस्तान में। अगर मुरलीधरन आया 10 डेज के लिए पाकिस्तान में, तो सिर्फ पाकिस्तान में जो कमाएगा उस पर टैक्स देना होगा, जो बाहर के मुल्क में उसने कमाया उस पर टैक्स। तो रेजिडेंट्स को क्या करना पड़ता है, रेजिडेंट्स को जो वो पाकिस्तान में कमा रहे हों उस पे भी टैक्स देना पड़ता है, और जो बाहर के मुल्क में कमा रहे हों उस पे भी टैक्स देना पड़ता है। लेकिन जो लोग क्या हैं पाकिस्तान के लॉ की नजर में नॉन रेजिडेंट, वो बोले एसी चला दो, जो लोग क्या हैं पाकिस्तान के लॉ की नजर में नॉन रेजिडेंट, उनको सिर्फ 10-12 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 100 दिन के लिए, 120 दिन के लिए, 140 दिन के लिए, 150 दिन के लिए, 160 दिन के लिए, 170 दिन के लिए अगर पाकिस्तान आए हैं तो 183 डेज से कम आए हैं, तो उनसे सिर्फ क्या कहा जाएगा, किसके ऊपर टैक्स जमा करवाएं, पाकिस्तान सोर्स इनकम पे। उनसे फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स, बाहर के मुल्क में जो मर्जी गुल खिलाते रहें, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। हम सिर्फ उनसे किस इनकम पे टैक्स मांगेंगे, पाकिस्तान सोर्स। तो रेजिडेंट की पाकिस्तान वाली इनकम भी टैक्सेबल है और बाहर के मुल्क वाली इनकम भी टैक्सेबल है, और नॉन रेजिडेंट की पाकिस्तान वाली टैक्सेबल है, फॉरेन वाली टैक्सेबल नहीं है। द इनकम ऑफ अ शैल बी कंप्यूटेड बाय एडिंग पाकिस्तान एंड, लेकिन नॉन रेजिडेंट की इनकम में सिर्फ कौन सी इनकम देखेंगे, सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम। डन, चलें नोट करें, सर आसिफ, मुरली।
ओके जी, कंपनीज के ऊपर वो कल वाले टेबल नहीं लगेंगे कंपनीज की, इसलिए न्यूमेरिकल हम कर नहीं रहे कि वो न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में नहीं, उस रेट को लगा के मैं दिखा भी नहीं रहा आपको कहीं, इसलिए हमने इंडिविजुअल एओपीज के पढ़े। तो बताएं जी, रेजिडेंट बनने का क्या नुकसान होगा? रेजिडेंट बनने का ये नुकसान होगा कि पाकिस्तान वाली इनकम भी और फॉरेन इनकम भी, और नॉन रेजिडेंट जो होगा सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पर टैक्स देगा। ओके, अब ये सवाल आप लोग होमवर्क में कराइएगा ताकि वो टेबल आपके रिवाइज हो जाए। ये वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अभी आप एग्जाम्पल 1 क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 9 तक होमवर्क में कराइएगा, जो कि पेज 47 तक है। अच्छा जी, एक चीज हमारी रहेगी वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, वो रहेगी हमारी। पेज 47 पे आ जाए। प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स के ऊपर टैक्स लगाने के बुनियादी असूल। मियां और बीवी, जिसको आपके इलाके में क्या कहते हैं, शोहर और बेगम। शोहर और बेगम अपनी इनकम्स को जमा करके टैक्स देंगे या शोहर अपनी इनकम पे अलग टैक्स देगा, बेगम अपनी इनकम पे अलग टैक्स देगी? अलग अलग टैक्स देगी, क्योंकि बेगम को रखना है बेगम। ये लिखो ना, ये चीजें फिर कौन बताएगा आपको? सीए करने के बाद आईकेएफ ने तो नहीं बतानी। लिखो इधर, बेगम को रखना है बेगम। लिखो, देखो पहले सफे पे लिखा करें ऐसी चीजें। सेशन के एंड पे मुझे तस्वीर भी दे देना इसकी, अगले सेशन में यूज कर लेंगे। ओके, ये अलग से बातें हुआ करेंगी, इनकी पूरी लिस्ट बनानी है आप लोगों ने। सेक्शन 86 ऊपर लिख लें, जिंदगी का सुनहरी असूल। प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। The taxable income of each individual shall be determined separately. ऑनलाइन में जूम मीटिंग में आपने तस्वीर खींच के भेजनी है सफे की, जिसमें मैंने ये लिखवाया था ऑनलाइन वालों। प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, द टैक्सेबल इनकम ऑफ ईच इंडिविजुअल शैल बी डिटरमिन्ड सेपरेटली। अगर हम टैक्सेबल इनकम इकट्ठी निकालते तो नुकसान क्या होता? फिर बड़ा खतरा हो जाता, फिर बात बढ़ जाती, टैक्स रेट ज्यादा लगता। अगर मैं कहूं कि शोहर कमा रहा है 9 लाख, तो वो 15% टैक्स दे देगा। बीवी कमा रही है 13 लाख, तो वो 20% के हिसाब से टैक्स दे देगी। लेकिन अगर शोहर कितना कमा रहा था? 9 लाख, और बीवी 12 लाख, 9 जमा 12, 21 लाख अगर पूरा देखा जाए तो उस पर तो जाके ये वाला सीरियल लगेगा। ये तो बड़ी भयानक बात है। तो दोनों ने अपनी इनकम्स को जमा करके टैक्स देना है या दोनों ने अपनी इनकम्स पे अलग अलग टैक्स देना है? अलग अलग टैक्स देना। तो पाकिस्तान में हर इंडिविजुअल ने अपनी इनकम पर, हाँ अगर दो बंदे मिलके कारोबार शुरू कर दें, पार्टनरशिप, एओपी, वो फिर अलग बात है, वो हम चैप्टर 12 में पढ़ेंगे, वो तो फिर इकट्ठे टैक्स देंगे। अभी मैं कह रहा हूं शोहर अपना काम कर रहा है, मिसाल के तौर पे वो सैलरी कमाता है और बीवी घर से बैठ के ऑनलाइन कपड़े बेचती है, तो ये आप दोनों की इनकम अलग अलग है, दोनों की इनकम अलग अलग है और दोनों अपनी इनकम पे अलग अलग टैक्स देंगे। पेज 47, डिसीज्ड इंडिविजुअल, सेक्शन 87। बीवी भी रो रही है और बच्चे भी रो रहे हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बोलते हैं। डिसीज्ड इंडिविजुअल, डिसीज्ड, बच्चों की रेल पे लो जी, सर माशाल्लाह बोला करें उस घर में। डिसीज्ड इंडिविजुअल, अल्लाह ने अपने खजानों से दिए हैं। डिसीज्ड इंडिविजुअल, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड इंडिविजुअल। अगर कोई बंदा मर गया, अगर कोई बंदा मर गया बोलते हैं आप लोग, मर गया बोलते हैं अपने इलाके में, मर गया। अगर कोई बंदा मर गया, अगर कोई बंदा मर गया, तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लायबल होंगे इसका टैक्स देने के लिए, क्योंकि मरने से पहले ये टैक्स जमा करा के नहीं गया। द बचे हुए ऑफ आ मरे हुए, कौन लायबल होंगे माय डियर? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। द बचे हुए ऑफ द मरे हुए shall be liable for the tax that individual would have become liable if he had not died। अगर वो डाई ना होता तो वो जिंदा होता, तो जिंदा होने के ऊपर टैक्स जो है वो देना किसकी जिम्मेदारी थी? बोलें जी, किसकी जिम्मेदारी थी? मरे हुए की। तो अगर ये जिंदा होता तो टैक्स देना इसी की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब ये इस जहाने फानी से इसलिए जो जिम्मेदारी है वो किसकी हो जाएगी? जो इसके क्या हैं बोलें? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, इस इनकी जिम्मेदारी हो जाएगी। डन? ओके ओके, बैक टू पेविलियन। भाई डेथ हुई हुई है, उधर जो है वो अथरू बहाए जा रहे हैं, अथरू बहाए जा रहे हैं। ये छोटे ने तो रो रो के सुबह की लुट मचाई हुई है, और आप लोग जो है वो हंस रहे हैं, शर्म नहीं आती? आ रही है, अच्छा। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड इंडिविजुअल शैल बी लायबल फॉर एनी टैक्स, किसी भी टैक्स के लिए, दैट इंडिविजुअल वुड हैव बिकम लायबल, जिसके लिए वो लायबल होता अगर ना मरता। मर तो गया, अगर ना एज्यूम कर लें, अगर ना मरता तो अब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका टैक्स देंगे। एंड बोले, एंड एनी टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ डिसीज्ड एस्टेट, मरे हुए की जायदाद से जो इनकम आई है उस पर भी किसने टैक्स देना है? कई दफा ऐसा होता है कि मरे हुए की जायदाद इतनी जल्दी तकसीम नहीं होती, तो जितना अरसा मरे हुए की जायदाद इनकम देती रहे, मिसाल के तौर पे मरे हुए की भैंसें थी, वो इसके मरने पे थोड़े 2-3 दिन के लिए कहेंगे वी नो प्रोग्राम ऑफ गिविंग मिल्क बिकॉज आवर ओनर पास्ड अवे, इस तरह की बातें करेंगी भैंसें, भैंसें इस तरह की बातें करेंगी। तो मैं बता रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो भैंसें दूध देती रहेंगी, सिमिलरली जो है वो उसकी दुकान है, वो रेंटल इनकम देती रहेगी, वो रेंटल इनकम देती रहेगी, उसकी दुकान पे बिजनेस हो रहा है, वो कस्टमर चीजें खरीदते रहेंगे आके। तो अब मुझे ये बताएं कि ऐसा भी हो सकता है कि मरने के बाद उसकी जायदाद से इनकम आती रहे? स्टेट क्या होगी? जायदाद। तो मरने के बाद उसकी जायदाद से इनकम आती रहेगी। लेकिन इसके लिए लायबल कौन होगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। पढ़ें, द लीगल ऑफ अ डिसीज्ड shall be liable for the tax that individual would have become liable if he had, and the any tax payable in respect of income of deceased estate. Okay, next. Mr. Roman is appointed as a representative of his father. उमर को अपने फादर का रिप्रेजेंटेटिव हमने करार दिया है, जो कि 2 महीने पहले इस जहाने फानी से कूच कर गए हैं। टिश्यू पेपर लाएं यार, टिश्यू। चलें। Mr. Umar is appointed as a representative as Abu. Mr. Umar अपने अब्बू का रिप्रेजेंटेटिव है, who has passed away 2 months back. The value of the assets left by Abu was 20 लाख। 20 लाख के एसेट्स अब्बू छोड़ के गए मरने पे। However, as per commissioner income tax, अब्बू 20 लाख के एसेट छोड़ के गए और 30 लाख का टैक्स मार के गए। अब सॉरी, 30 लाख का टैक्स पे नहीं किया, तो 2 मिलियन के एसेट छोड़ के गए, जाने का गम भी दे के गए,
और 3 मिलियन लेके भाग गए, यानी कि मतलब 3 मिलियन टैक्स जमा नहीं करवाया। अब मुझे ये बताएं कि अब्बू की जायदाद पड़ी कितनी हुई है? 2 मिलियन। और उसमें से टैक्स कितना पे करना है? 3 मिलियन। तो अब अगर मैं ये बात करूं कि बेटे की जगह अगर बीवी होती तो इसके हाथ के अंदर अगर कड़े होते, इसके हाथ के अंदर अगर कड़े होते, या इसने कोई कोका पहना होता, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर क्या, ओ तेरी, सॉरी, तो क्या इसके पर्सनल एसेट्स भी बेचे जाएंगे या सिर्फ अब्बू के एसेट्स बेचे जाएंगे? हाँ, द लाइबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ मरे हुए की जायदाद। लिखें, वारिसों के पर्सनल एसेट नहीं बेचे जाएंगे, वारिसों के पर्सनल एसेट्स नहीं बेचे जाएंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के पर्सनल एसेट्स नहीं बेचे जाएंगे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के पर्सनल एसेट नहीं बेचे जाएंगे। डन? ओके, आगे चलें। छुए नहीं, कमा रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मरे हुए की जो जायदाद है बस उससे पेमेंट होती है। मिस्टर उमर इज अपॉइंटेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज अंकल। मिस्टर उमर अपने मरे हुए अंकल का रिप्रेजेंटेटिव है। द वैल्यू ऑफ द एसेट लेफ्ट बाय हिज अंकल, इसके अंकल जो है वो डेथ के वक्त 5 मिलियन के एसेट्स छोड़ के गए हैं। कमिश्नर कह रहे हैं कि 4 मिलियन का टैक्स दो इनमें से, और इसने बैंक लोन भी मारा हुआ है 2 मिलियन का। जाने वाला क्या छोड़ के गया? 5 मिलियन के एसेट्स। और लायबिलिटीज 4 मिलियन क्या है? टैक्स लायबिलिटी। और 2 मिलियन बैंक लोन। आप बताएं क्या करना है? हाँ, पहले क्या पे करेंगे? टैक्स पे करेंगे। टैक्स पे करने के बाद बचा क्या कितना? यानी 5 मिलियन आपके एसेट्स हैं, उसमें से आपने 4 मिलियन टैक्स पे कर दिया, बचा कितना? 1 मिलियन से बैंक लोन पे कर देंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे बैंक लोन पहले पे करें बाद में टैक्स पे करें, नहीं। पढ़ें जी। द लाइबिलिटी शैल बी द फर्स्ट हक ऑन द डिसेस्टेड। बी की जगह जरा हैव करें, पेपर में तो बी लिख के आइएगा, लेकिन बी की जगह जरा हैव करें तो देखें। अब हैव करके देखें, जरा समझ आ रहा है? द टैक्स लाइबिलिटी शैल हैव द फर्स्ट हक ऑन द डिसीज्ड एस्टेट। पहला हक किसका होगा? डन? ओके, आगे चलें। The tax liability shall have the first हक on the deceased estate। टैक्स लाइबिलिटी का पहला हक होगा डिसीज्ड की स्टेट के ऊपर। डन? पढ़ें एग्जांपल दोबारा। एसेट्स कितने छोड़ के गया? 5 मिलियन। टैक्स कितना मारा हुआ है? 4 मिलियन। बैंक लोन 2 मिलियन। तो सबसे पहले क्या पे किया जाएगा? फिर बकाया बैंक लोन। द टैक्स लाइबिलिटी शैल हैव द फर्स्ट हक ऑन द, पहला हक किसका होगा? टैक्स लाइबिलिटी। जो कोर्ट केसेस, ये अपना हाथ उठाओ चेहरे के आगे से, वो जो कोर्ट केसेस मरने वाले के खिलाफ उसके मरने से पहले शुरू हो चुके थे, वो कोर्ट केसेस अब किसके खिलाफ चलाए जाएंगे?
और वो कोर्ट केसेस जो मरने वाले के खिलाफ उसके मरने से पहले शुरू हो चुके थे, तो बोल दिया पहले, जो उसके मरने के बाद शुरू हो सकते हैं, अब वो किसके खिलाफ चलाए जाएंगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ। दो किस्म के केस होंगे, एक वो केस जो उससे मरने से पहले उसके खिलाफ शुरू हो चुके हैं कि उसकी कराची के अंदर दुकान थी, वो टैक्स नहीं देता था, अब ये केस किसके खिलाफ चलाएं? रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ। और अगर उसके मरने के बाद पता चला कि मरने वाला पत्तों की में दुकान खोल के बैठा हुआ था, ये तो उसके मरने के बाद पता चला, अब उसके खिलाफ केस नहीं हुआ था पत्तों की में, अब उसके खिलाफ पत्तों की में जो केस करना है उसके खिलाफ करें जाके, वो तो ग्रेव में है, उसके खिलाफ जाके केस करें या उसके, ये पढ़ें जरा पॉइंट 3 का ए और बी, समझ आ रहा है? पूरा पढ़ें। डन? कोई समझ आया? फॉर द पर्पज ऑफ दिस कानून, इस कानून के लिए, एनी प्रोसीडिंग आप कह सकते हैं कोर्ट केस, कोर्ट जो पहना होते हैं, अच्छा जहां जाते हैं अदालत, फॉर द पर्पज ऑफ दिस कानून एनी कोर्ट केस टेकन अगेंस्ट द मरावा, कोर्ट केस टेकन अगेंस्ट द मरावा, कब? बिफोर इज मरना, मरने से पहले उसके खिलाफ केस शुरू हो गया था, उस गांव में मर गया, shall be assumed as having been taken against the, ये समझा जाएगा कि केस किसके खिलाफ चल रहा है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। बाहर का देख रहे थे, ये काला काला लगवाओ कुछ इन जगहों पे। अच्छा जी, फॉर द पर्पज ऑफ दिस कानून, इस कानून के लिए, एनी प्रोसीडिंग टेकन अगेंस्ट द मरावा, अगर कोई कोर्ट केस मरे हुए के खिलाफ शुरू हो चुका है बिफोर हिज मरना, shall be assumed as having been taken against the बचावा, एज्यूम कर लिया जाएगा कि ये केस किसके खिलाफ चल रहा था? लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ। अच्छा, अब उसके खिलाफ केस शुरू से चलाया जाए या जहां तक केस चल चुका था उससे आगे से चलाया जाए? द प्रोसीडिंग विल बी कंटिन्यूड अगेंस्ट द मरावा, अगेंस्ट द बचावा, द प्रोसीडिंग विल बी कंटिन्यूड अगेंस्ट द बचावा फ्रॉम द स्टेज एट विच दे वर एट द टाइम ऑफ मरना, मरने के वक्त उसके खिलाफ जिस हद तक केस हो चुका था उससे आगे चलाया जाएगा। अभी केस में सारे काम दोबारा किए जाएंगे या जितने हो चुके थे उससे आगे? ये कौन से केसेस हैं? टेकन, जो उसके खिलाफ शुरू हो चुके थे मरने से पहले। लेकिन अगर कोई ऐसे केस है जो उसके मरने के बाद पता चला कि इसके खिलाफ शुरू हो सकते हैं, उनका क्या करेंगे? बोलें जरा। Any proceeding which could have been taken, which could have been taken, could have been taken का क्या मतलब है? could have been taken, जो उसके खिलाफ शुरू हो सकते हैं, कब? मरने के बाद। Any proceeding which could have been taken against the marawa may be taken against the बचावा of the marawa. Done? तो any proceeding which could have been taken, जो उसके खिलाफ शुरू हो सकती हैं, ये उसके खिलाफ शुरू हो चुकी थी और ये इसके खिलाफ शुरू हो सकती हैं, चुकी सकती, चुकी सकती, चुकी सकती, चुकी सकती, चुकी सकती, टेकन और विच कुड हैव बीन टेकन। कुछ लोग अपने वक्त को कीमती बना रहे हैं और कुछ वक्त को बहुत ज्यादा कीमती बना रहे हैं, और कुछ लोग, आप किन लोगों में से हैं? कीमती बना रहे हैं, बहुत कीमती बना रहे हैं, या श्योर?
श्योर, खड़े हो जो, फिर कल की रूटीन बताओ। कल यहाँ से किस टाइम पहुंचे थे हॉस्टल? घर है लाहौर में? कहाँ है ये? गज्जू मता। अच्छा, गज्जू मता किस टाइम पहुंचे? कल आए नहीं थे। किस टाइम उठे थे कल? सुबह 11 बजे। ठीक है, फिर क्या किया? जोहर तक पढ़ाई की, फिर जोहर की नमाज पढ़ी, फिर उसके बाद असर तक रेस्ट किया, यानी 11 बजे तक रेस्ट कर करके थक गए थे, आपने कहा थोड़ा और रेस्ट कर लें। माशाल्लाह, अभी ये टाइम को बहुत कीमती बना रहे हैं ये वो वाले भाई हैं अभी, बाकियों के हालात। फिर अच्छा, असर से मगरिब अफ्तारी, हम मगरिब के बाद करते हैं, ठीक है। मगरिब से ईशा, माशाल्लाह तिलावत की। ईशा के बाद तरावी पढ़ी, तरावी के बाद पढ़ाई 10 बजे से लेके 10 बजे से 1 बजे तक 3 घंटे। कौन सा सब्जेक्ट? अकाउंटिंग। तो हम इधर 4 डालने आए हैं, हमारा सब्जेक्ट कब पढ़ा था? आज सुबह पढ़ा था। अच्छा, फिर 1 बजे सो गए, फिर किस टाइम उठे? 4 बजे। फिर किस टाइम सोए? आज के दिन नहीं सोए अभी तक? सुबह के नहीं सोए? 4 बजे के उठे हुए हो? ठीक है, भाई को हाथ लगा के देखो, नींद तो नहीं आ रही? अच्छा, क्या किया फिर सुबह 5 बजे से लेके 6 बजे तक? 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। बच्चा तो पढ़ने वाला निकला है। अच्छा जी, फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, इस कानून के लिए, माशाल्लाह, इस कानून के लिए एनी प्रोसीडिंग टेकन अगेंस्ट द मरावा बिफोर इज मना shall be assumed as having been taken against the, and the proceeding which will be continued, the proceeding will be continued against the बचावा from the stage at which they were, जहां तक वो पहुंच चुका था, and any proceeding which could have been taken against the मरावा, वो केसेस जो मरे हुए के खिलाफ शुरू हो सकते थे, मे बी टेकन अगेंस्ट द बचावा। इस कानून में लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है भाई? कौन है भाई? कौन है अबे तू? लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव मींस अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन। इन लॉ से मुराद है पाकिस्तान का इस्लामिक लॉ। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मींस अ पर्सन हु इन इस्लामिक लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन, जो इस्लामिक लॉ में डिसीज्ड पर्सन की स्टेट को रिप्रेजेंट करे। अब वो कौन कौन है? वो बेटा है, बीवी है, कौन कौन है, वो हमारी इस वक्त बहस का मरकज नहीं है, और ना हमें वो जानना है। बस हमने ये लफ्ज़ लिखाना है पेपर में, हु इन इस्लामिक लॉ, इस्लामिक लॉ का लफ्ज़ में नहीं लिखना, हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन, वो पाकिस्तान का लॉ होगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हु इंटरमेडल्स विद द स्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन, जो बंदा डिसीज्ड बंदे की जायदाद से बेजा मदाखलत करे, बिला वजह पंगे ले। क्या कहेंगे आपको इसको अंग्रेजी में? क्या कहेंगे? इंटरमेडल्स, हाँ वो तो कहेंगे ही, उसके अलावा क्या कहेंगे आसान लफ्ज़ों में? हाँ जी, इंटरफेयर लिख लें, जो मर्जी लिख लें, बस पंगे लेना लिख लें, जो मर्जी लिख लें। तो आपको ऐसे को लफ्ज़ ना लिखेंगे, घर वाले पूछेंगे बेटा ये क्या लिखते हो। चलें लिख लें, ये आखिरी ये वाला सफ़ा घर वालों ने कहाँ खोलना है, पहला नहीं खोलते वो तो। ठीक है, पता चल गया कैसे बोलना है? Intermeddle. Okay. So who intermeddle with the state of disease? बेजा मदाखलत करे। मिसाल के तौर पे, थोड़े बड़े हो गए हैं। अच्छा, एक साहब बहुत ज्यादा रो रहे थे, बहुत ज्यादा रो रहे थे। इसने हिम्मत की, ये बाहर निकला, अंकल आप हैं कौन? हंसने वाली क्या बात? मैं अंकल भाईजान तुसी हो कौन? इन्ना रोना सानू नहीं आ रहा, तुसी रो रो के महल्ला इकट्ठा कर लिया है, तुसी हो कौन? तो इसने कहा कि आपके अब्बू को भूलने की बीमारी थी, मैं इनका बड़ा भाई हूँ, मैं इनका बड़ा भाई हूँ। बेगम ने होती क्या मारे कूड़
झूठ बोल रहे हैं ये। बहरहाल अब ये भेजा तो तू वापस आती ना कुछ कह चले कहते मेरे ना ला जा नहीं व्हाट इज दिस वी ट्राइंग टू कन्वे द कॉन्सेप्ट ओके। तो जो बंदा मरे हुए की जायदाद से बेजा मदाखलत करे, बेजा मदाखलत करे, तो उस बंदे को भी हम क्या कह देंगे? लीगल। ये अक्सर इसकी जायदाद पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल हमारा लॉ कह रहे हैं हम भी उसको क्या कह देंगे? लीगल। बाकी उसको पैसे मिले नहीं मिले ये अलग बात है, ये हमारा ये कानून डिसाइड करेगा, हमें इससे कोई फर्क नहीं। हम तो बस लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन पढ़े हैं। अच्छा, अब जब ये कोर्ट केस चल रहा था, ये कोर्ट केस चल रहा था, तो इस कोर्ट केस के चलते चलते ये भी चल बसा, ये भी चल बसा। भाई मंजी इस तरह खड़ी की रखी हुई है, हाँ मेरे से ये ना कहीं खड़ा हुआ है प्लीज, मंजी इस तरफ है। तो चलते चलते ये भी चल बसा। अब ये जो चल बसा तो इसकी भी चल बसियां थी, इसकी भी बीवी थी, इसकी भी बच्चे थे। तो अब लॉ मेकर कह रहे अब ये भी इसके, ये कौन है? बहू। इतना भी नहीं पता उन्होंने केड़े पिंडों आए हैं। ये कौन है? बहू। और ये कौन है? पोते पोतियां। तो ये पोते पोतियां, ट्राई करें बोले, पोते पोतियां, पोते पोतियां और बहू.com, ये इसके क्या बन जाएंगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर किसी मरे हुए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी मर गया, अल्लाह अकबर बोलें, किसी लेवल चेक करें हमारी एग्जांपल क्या हो गया? अगर किसी भाई हमें फ्री मार्कर चाहिए। अगर किसी लीगल, अगर किसी मरे हुए का, अगर किसी ठहर जाती रही ऐसी की तैसी, अगर किसी मरे हुए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी मर गया तो उसके मरे, उसके बचे हुए, उसके बचे हुए इसके भी रिप्री बन जाएंगे। चलें जी, ज्यादा हो गई है, तीसरा बुलेट पढ़ें। जिन लोगों को जायदाद शिफ्ट हो, जिन लोगों को जायदाद शिफ्ट हो, ऑन होम द एस्टेट डिवॉल्व्स, जिन लोगों को जायदाद शिफ्ट हो ऑन द मरना ऑफ रिप्री, ये तो फिर वही होंगे ना, बहू, पोते, पोतियां, ठीक है। On whom the जायदाद shift on the death of representative, if the representative is being sued, क्या बोलते हैं आप लोग? sued बोलते हैं, चलो बताते रहा करो, तो हमारी तो पंजाब वाली लैंग्वेज है ज्यादा। if the representative is being, कैसे बोले? sued बोले। if the representative is being sued in the case, हमारे इलाके में sued बोला जाता है, तो if the representative is being sued in a केस, अगर रिप्रेजेंटेटिव को सू कर दिया गया है किसी केस में, तो लिखें अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव मर गया, मर गया कैसे लिखेंगे? मीम रे, चलो मीम रे लिख लेना। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव मर गया तो उसके रिप्रेजेंटेटिव पहले मरे हुए के रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे, ऐसे ही है ना। तो उसके रिप्रेजेंटेटिव ओरिजिनल मैयत के, ओरिजिनल मैयत याद है ना कौन सी है? तो उसके रिप्रेजेंटेटिव ओरिजिनल मैयत के रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे। ये समझ आ रही है कुछ? ठीक है, हाँ ठीक है।
ओके चलें। तो 3 लोग हमारे लॉ की नजर में क्या हैं? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। नंबर 1, जो कानून में मरे हुए को रिप्रेजेंट करे, या जो उसकी जायदाद से बेजा मदाखलत करे, अनड्यू इंटरफेरेंस करे, जिस पर जायदाद शिफ्ट हो जाए रिप्रेजेंटेटिव के मरने पर। अगर रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ क्या शुरू हो चुका था? केस शुरू हो चुका था। कल ताकरात इफेक्टिवली यूटिलाइज की ना? माशाल्लाह, 2 रह गई हैं पीछे। ऑथर्स, अच्छा पहले ये जरा थ्योरी के सवाल कर लें इसके जो आए हुए हैं। इतने ज्यादा खुल गए? यू व्हाट सो जज्बाती। सुबह होती है, शाम होती है। साथ वाले को बताया करें दिन में, वरना वो दुनिया की रंगीनियों में कभी कभी खो जाता है, आपको उसको ड्रैग करके वापस लाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24, ये साथ वाला दुनिया की बातें करता है या आखिरत की भी बातें करता है आपके साथ? कभी 99% कौन सी बातें करता है? क्वेश्चन नंबर 24, अकेले के लिए नमाज पढ़ने मस्जिद जाता है या साथ लेके जाता है आपको? क्वेश्चन नंबर 24, अगर खुद भी घर में पढ़, नहीं मर्द, भाई मर्द तो मस्जिद में पढ़ता है नमाज। अपने भाइयों की फिक्र करें, वाल की, सब की। क्वेश्चन 24, जिनके भाई घरों में नमाज पढ़ते हैं वो तो बड़े रोते हैं लोग, अल्लाह इनको भी तौफीक दे मस्जिदों में जाने की। आबिद इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज ग्रैंडपा। ग्रैंडपा कहते हैं हमारे इलाके में, आपके इलाके में ग्रैंडफादर। आबिद इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज अबू, दादा अबू। दादा अबू होते हैं अबू के अबू। सिंस डेथ ऑन 10 जुलाई 2007, दादा जान 10 जुलाई 2007 यानी टैक्स ईयर 2018 में इस जहाने फानी से कूच कर गए थे। 2019 का सवाल है ना, तो 10 जुलाई 2007 का मतलब 17 का मतलब बनता है, 10 जुलाई 2017 का मतलब बनता है 1 जुलाई 17 से 30 जून 18। तो दादा जानी 2018 में इस जहाने फानी से कूच कर गए थे। आबिद उनकी जायदाद संभाल रहे 28 मिलियन की। दादा अबू जाते हुए 2 करोड़ 80 लाख छोड़ के गए। दादा अबू का लेवल ऐसे नहीं बोलना। ऑन 22 जनवरी 2009, 22 जनवरी 2009 बनता है टैक्स ईयर 2019। ये कौन सा टैक्स ईयर है? 1 जुलाई 17 को जो शुरू हो चुका है टैक्स ईयर 2018। और ये कौन सा टैक्स ईयर है? 22 जनवरी 2019, 30 जून 2019। On 22 January 2019, he, Abid, received a notice from Income Tax Department requiring him to make payment of सिर्फ 0.8 मिलियन, 8 लाख रुपए आपके दादा अबू मार के गए हैं। 2007 का टैक्स, 8 का नहीं, 2000। और इसके अलावा एक और नोटिस आया आपके घर। नोटिस में ये लिखा हुआ है कि आपके दादा अबू ने कोई 2018 में इनकम भी कमाई थी, उसका भी जरा मुझे बताओ। 2017 में उन्होंने टैक्स नहीं जमा करवाया हुआ, और 2018 में उन्होंने इनकम कमाई थी, वो हमें बताया ही नहीं। एडवाइज आबिद, आबिद को एडवाइस करें कि कहाँ गायब हो जाए। नहीं सॉरी, एडवाइज आबिद अबाउट हिज ऑब्लिगेशंस, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं रिलेटिंग टू असेसमेंट प्रोसीडिंग्स पेंडिंग। असेसमेंट होता है दादा अबू को असेस किया जा रहा है। रिलेटिंग टू प्रोसीडिंग पेंडिंग एंड प्रोसीडिंग अराइजिंग अगेंस्ट हिज ग्रैंडपा। बोले पा, ये बोले ये क्या है? पेंडिंग और अराइजिंग में क्या डिफरेंस होगा? पेंडिंग कौन सी है और अराइजिंग कौन सी है? पेंडिंग है 3A वाली, जो उनके खिलाफ पहले से शुरू हो चुकी थी, और अराइजिंग का मतलब है जो उनके खिलाफ शुरू हो सकती हैं। तो बोले पेंडिंग में क्या आएगा? 0.3, 85 के 3 का, 87 के 3 का ए, 87 के 3 का ए। और ये कि इसमें राइजिंग में क्या आएगा? 87 के 3 का। बेटा तो ये बहुत नींद आ रही है।
सारे के सारे, फिरोजपुर रोड की नींद। तो बस ये लिख के आना है 87(3A)(3B। मतलब ये मतलब जहरी बात है, ये मतलब मेरा मतलब ये है ना कि ये सारा इसके अंदर जो लिखा हुआ है ये लिख के आना है, मतलब ये नहीं कि 87(3A) भी लिखाना है। डन, तो ये सारा लिख के आना है। क्वेश्चन नंबर 19, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनिशिएटिंग अ प्रोसीडिंग अगेंस्ट द मुबीन। मुबीन के खिलाफ जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने बाजू पर चढ़ा के केस शुरू कर दिए। इशूड अ डिमांड नोट, उसको पैसे मांगे, उससे डिमांड नोट होता है पैसे मांगना। रिक्वायरिंग हिम टू पे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ हिज टैक्स। खुदा के लिए मुबीन तू अपना टैक्स जमा करा दे, तेरी मेहरबानी, तू क्यों नहीं अपना टैक्स जमा करा रहा फॉर टैक्स ईयर 2015 अलॉन्ग विद डिफॉल्ट सरचार्ज। और कुछ हमें जुर्माना भी देना, लेट पेमेंट का डिफॉल्ट सरचार्ज भी देना। हाउएवर बिफोर सेटलमेंट, लेकिन टैक्स देने से पहले मुबीन एक गाड़ी में जा रहा था और उसके बाद मुबीन की मैयत मिली, रिक्वायर्ड लाश मिली। अंडर द प्रोविजन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डिस्क्राइब whether Mubin should have driven the car or not. Sorry. Describe whether the tax authorities would be able to recover the amount of tax after Mubin's death. क्या टैक्स वाले मुबीन के मरने के बाद उससे टैक्स ले सकते हैं, और अगर ले सकते हैं तो किस हद तक ले सकते हैं? दो सवाल हैं। क्या टैक्स वाले मुबीन के मरने के बाद इस काबिल हैं कि वो मुबीन से टैक्स ले सकें, और अगर हैं तो किस हद तक हैं बताएं। क्या टैक्स वाले मुबीन से टैक्स ले सकते हैं मरने के बाद? इसमें हम लिख के आएंगे 87 का 1। यस, लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल बी लायबल फॉर एनी टैक्स। मुबीन से तो नहीं ले सकते, लेकिन उसके रिप्रेजेंटेटिव से ले सकते हैं। पहला सवाल ये है ना कि मरने के बाद से टैक्स भी लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। तो 87 का 1 किस हद तक लिया जा सकता है? एक्सटेंड ढूंढने, एक्सटेंड। 87 का 2। ओके, अगला पढ़ें। दुल्हा से पूछें, वो रिकॉर्डिंग्स हो गई हैं सारी अपलोड। कमेंट करें ऑन द स्टेटस ऑफ प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अगेंस्ट मुबीन। मुबीन के खिलाफ जो प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई हुई हैं उस पे कमेंट करें। कौन सी प्रोसीडिंग्स पर? इनिशिएटेड आर टू बी टेड, ये कौन सी होंगी फिर? इनिशिएटेड वाली कौन सी है? जरा इनिशिएटेड वाली ढूंढने कौन सी हैं। हाँ, 3 का ए, ये पेंडिंग होती हैं, जिसे आप इनिशिएटेड कह सकते हो। नहा धो के फ्रेश होके आते हैं ना रोजाना। ये पेंडिंग है जो उसके खिलाफ शुरू हो चुकी थी, और ये अराइजिंग है जो उसके खिलाफ शुरू हो सकती हैं, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुई। अब इनिशिएटेड कौन सी वाली लेंगे? पेंडिंग वाली, जो उसके खिलाफ शुरू हो चुकी। ओके भाई, चुप के रखें, समझ आ गई।
तो इसमें सिर्फ 87 के 3 का ए लिखेंगे। अहमद पुत्र की होया, आपने पूछा अहमद की होया, अहमद उसे रोने लग गया। अहमद क्यों रो रहे हैं, पूछे ना अहमद से, अहमद क्यों रो रहे हैं? कहते हैं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अहमद की कर लिया? अहमद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ हिज अंकल। अंकल कब इस जहाने फानी से कूच किए? टैक्स ईयर 2013 चल रहा था और अंकल इस दुनिया से चले गए। द अप्रॉक्सीमेट वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टीज, भाई मौत का फरिश्ता 30 जून को आता है या उससे पहले भी आ सकता है? पहले भी आ सकता है। ये टैक्स ईयर एंड का वेट तो नहीं करता ना, मौत का फरिश्ता तो किसी भी लम्हे आ जाता है। भाई तैयारी चल रही है, आदत है किसी भी बता रहा हूँ कि आपको रहा हूँ सुनाओ, अपने आप को रहा हूँ। द अप्रॉक्सीमेट वर्थ ऑफ हिज प्रॉपर्टी 70 लाख रुपए। 70 लाख रुपए अंकल जाते हुए छोड़ के गए हैं। अब वो मैनेज नहीं हो रहा है अहमद से। इन अगस्त 2013 में टैक्स 2014 बनता है। अगस्त 2013 आपको पता है यकम जुलाई 13 से टैक्स 2014 शुरू हो चुका है। In August 2013, notice was served from the Income Tax Department. Notice on income tax department details of his income for 10 years. और पुत्र अहमद 10 आपके मरे हुए अंकल ने क्या क्या कमाया है? Along with the demand for a payment. और अहमद तुझे टैक्स देना पड़ेगा ड्रामे जो 70 लाख तूने अपने पास रखा हुआ है in respect of the previous year amounting to 85 लाख रुपया। 70 लाख तेरा चाचू छोड़ के, चाचू ही होता है ना, ताया कर ले, मामू कर ले मामू ना अम्मी माइंड करे। अच्छा 70 लाख तेरा चाचू छोड़ के गया था, बोल अब 85 लाख टैक्स मार के गया था जाते हुए, इस गम में चला गया चाहे था चाचू दुनिया से। एडवाइस अहमद, अहमद को बताएं अब वो कहां भागे। एज रिगार्ड्स द फॉलोइंग। नंबर 1, एक्सटेंट ऑफ द अहमद लाइबिलिटी। अहमद किस हद तक लायबल है? The liability of the Ahmad shall be limited to the extent of deceased. Therefore, in this case, the Ahmad is only liable up to the extent of 7 million. Though the tax demand is 8.5 million. ये लिख के आएंगे, लिखाएंगे या लिखवा दूं? नहीं लिखाएंगे, मैं लिखाएंगे। The liability of the legal representative shall be limited to the extent of deceased estate. In this case, the liability will be limited up to the extent of 7 million. आगे चलें, बताएं। अगला सवाल, हिज ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू टैक्स असेसमेंट केसेस पेंडिंग, जो उसके खिलाफ शुरू हो चुके हैं, एंड अराइजिंग, जो उसके खिलाफ शुरू हो सकते हैं। अब बता दें इनका क्या करेंगे। 3 का ए बी और बी बी। 87 के 3 का ए बी और बी बी। ओके गाइस, गाय किसे कहते हैं आप लोग? लड़के को, ठीक है। आपके इलाके में गाय किसे कहते हैं? काऊ को। अच्छा, नहीं हम तो अंग्रेजी वाला बोलते हैं इधर। जी जी, नहीं वो तो मना नहीं, हम नहीं मानेंगे। नहीं नहीं नहीं, बस वो उसके पास अगर उसकी जायदाद है तो देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, Mr. Haider is the legal representative of his uncle since 5 जनवरी 2010। 5 जनवरी 2010 को अंकल इस दुनिया से चले गए थे और उसकी स्टेट मैनेज कर रहा है। 1 करोड़ रुपए अंकल जाते हुए छोड़ के गए हैं। अंकल का लेवल अप्रोक्सीमेटली ऑन अगस्त 10 2010। अच्छा अंकल मरे कब है? टैक्स ईयर 2010 में, और 2011 में उससे 2 नोटिस आए हैं। एक आया कि पुत्र तेरे अंकल ने क्या कमाया था 2009 में? 10 हैदर, तेरे अंकल ने 2009 में क्या कमाया था? एक ये नोटिस आया। दूसरा ये नोटिस आया, मेक द पेमेंट ऑफ 12 मिलियन। ओ तेरी खैर, तेरे अंकल 1 करोड़ 20 लाख मार के गए हैं ड्रामे हैदर। 2007 और 8 में 1 करोड़ 20 लाख तेरे अंकल हम मार के चले गए हैं दुनिया से। चल निकाल 1 करोड़ 20 लाख। हैदर ने कहा मेरे पास है ही 1 करोड़, और ड्रामे ना कर, निकाल 1 करोड़ 20 लाख। कहते ड्रामे क्या करूं, है ही 10 मिलियन।
एक जग में से कितना पानी निकल सकता है? जितना साथ वाले में, हाथ धो गई, जितना उसमें है। एक जग में से कितना पानी निकल सकता है? जितना उसमें है। तो मैक्सिमम बताएं, पुत्र चुप कर, मैक्सिमम कितने पैसे मांगे जा सकते हैं इससे? एडवाइज मिस्टर हैदर अबाउट द एक्सटेंट ऑफ हिज टैक्स लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम अर्न्ड बाय हिज अंकल। एक्सटेंट बता के आएंगे 87 का चीव। बिलाल को बुला लें। Also advise him about his obligation relating to the tax assessment proceeding pending arising against his uncle. बताएं भाई, बिलाल को बुलाएं। Also advise him about his obligation relating to tax assessment proceeding pending or arising against his uncle. ये भी बता दें जो प्रोसीडिंग उसके खिलाफ पेंडिंग है और अराइजिंग 87 के 3 का ए और बी। ये बड़ा पसंद है इसको। और फाइनली जिया के अब्बू भी इस दुनिया से चले गए। Zia's father expired in March 2000 being the only hair। ये उनका एक वाहिद आखिरी बाल था। हेयर बाल को कहते हैं ना, वारिस को कहते हैं पंजाबी में बाल। being the only hair, एक ही बचा था औलादों में इसकी। He received all of his father's business and सारे बिजनेस और एसेट उसको अब्बू गए के नाम हो गए in August 2009। Notice was from the income tax department in the name of his father to pay unpaid tax liability penalty। अब्बू ने तेरा टैक्स टाइम पे जमा नहीं कराया था, पेनल्टी भी दे, एडिशनल टैक्स भी दे, बहुत ज़्यादा टैक्स दे दे हमें। मिस्टर जिया का ख्याल है दैट सिंस हिज फादर एक्सपायर्ड, क्योंकि उसके अब्बू चले गए हैं, इसलिए आप अब्बू के एसेट्स को मैं अपने कब्जे में ले लूँगा, टैक्स वालों को लिफ्ट नहीं कराऊंगा। हा 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 हा। ठहर जिया, बाहर निकल। इन द बत्ती ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एक्सप्लेन द करेक्ट लीगल पोजीशन ऑफ जिया विद रिगार्ड टू हिज father's income tax liabilities and the related income tax। दोनों बातें पूछ ली। एक उसने पूछे explain the legal position of the Zia with regard to his father income tax liability। लीगल पोजीशन क्या है? लीगल पोजीशन में मेरे ख्याल से आप ये बता के आइएगा, चाबी लीगल पोजीशन में मेरे ख्याल से आप ये बता के आइएगा 87 का 1। इसमें एक्सटेंट बतानी है तो वो भी बताइएगा 87 का 2। लेकिन लीगल पोजीशन विद रिगार्ड टू हिज फादर्स लायबिलिटी, क्या वो अपनी फादर्स लायबिलिटीज के लिए लायबल है? कैसे पता चले आपको फादर्स लायबिलिटी के लिए लायबल है? द लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल बी लायबल फॉर एनी टैक्सेड इंडिविजुअल वुड हैव बिकम लायबल। पहले तो ये बताए ना, वो तो कह रहे हैं मेरे अबू मर गए हैं इसलिए ये नोटिस इरेलेवेंट है, टैक्स वालों को मेरे से टैक्स नहीं मांगना चाहिए। उसे बताना पड़ेगा भाई पॉइंट 1 पढ़, तेरी मेहरबानी है तू भाई इधर बाहर निकल। सिया हैदर के तो अंकल गए थे ना, जिया के अब्बू गए हैं, हमने भी चले जाना है, हमारी भी मिसाल होगी। क्वेश्चन नंबर 40 किताब के अंदर आएगा। अच्छा, इन द लाइट ऑफ इनकम टैक्स, यहाँ ऐसा ना करो ना, जाने की तैयारी करो तुम, समझदार बंदे। इन द लाइट ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक्सप्लेन द करेक्ट लीगल पोजीशन ऑफ जिया विद रिगार्ड टू हिज फादर्स इनकम टैक्स लायबिलिटीज एंड द प्रोसीडिंग्स। पेंडिंग वाली लिख के आएंगे, राइजिंग वाली लिख के आएंगे? दोनों लिखा है, कुछ उसने बताया नहीं कि पेंडिंग और राइजिंग कौन सी लिखनी है। 3 का ए और बी। ठीक है जी, कल पढ़ेंगे आप वो ऑथर्स वाला जी।